अब हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का क्या मतलब है, मींस कि आपकी जो मायोकार्डियम है उसकी हाइपरट्रोफी हो गई है, ठीक है, उसका साइज वो मोटी हो गई है। तो ये देखो अभी तो मैंने आप लोगों को दिखाई है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये आप देख सकते हैं। इसमें अब क्या हो रहा है कि ये वाली हाइपरट्रोफी हो रही है, कौन सी, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हो रही है, मींस कि आपकी जो वॉल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो इसका ल्यूमन अब आप देख सकते हो कि कितना कम हो गया है। तो यही मसला आ रहा है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में। अच्छा, अब इसका, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा या डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा, ये होगा हमारा डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। यही एमसीक्यूज आता होता है कि कौन सा सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, ये डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा। मींस कि आप देखो एक हमारा ये जो हार्ट है इसकी वॉल कितनी ज्यादा थिक हुई पड़ी है, तो ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करेगी। जब ये प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पहले हमारा नॉर्मल हार्ट इस तरह था, अब क्या है कि ये इस तरह हो गया, ठीक है, ये आपका ना जनाब इसकी इतनी ज्यादा सारी ये सारी वॉल बन गई है। तो अब आप देख सकते हो कि इसका ल्यूमन कितना ज्यादा कम हो गया है, पहले इतना ज्यादा ल्यूमन था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें ब्लड कम आएगा, तो ब्लड कम आएगा मींस के ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रहा, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रहा, तो इसमें ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो बाहर भी ब्लड कम जाएगा। खैर, हमारा जब आपका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स ना करे और उसमें ब्लड कम आए और उसके ब्लड कम आने की वजह से बाहर भी ब्लड कम जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायास्टोलिक डिसफंक्शन, मींस के आपका हार्ट रिलैक्स नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो इसमें क्या हो रहा था, वेंटिकल की कौन सी हाइपरट्रोफी हो रही थी, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हो रही थी, जिसमें सार्कोमेर्स किस तरह ऐड हो रहे थे, पैरेलल वे में ऐड हो रहे थे। अच्छा, अब ये तो बात थी इजी इजी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसकी हाइपरट्रोफी हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि ये आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो इसकी जो हाइपर, और ये आपका आ गया फॉर एग्जांपल राइट वेंट्रिकल है, तो इधर जो हाइपरट्रोफी हो रही है ना वो ज्यादा इस वाले एरिया की हो रही है, कौन सी, सेप्टम की। आपका जो सेप्टम है उसकी ज्यादा ज्यादा क्या हो रही है, हाइपरट्रोफी। इधर से आपको पता है कि इस तरह करके एओर्टा निकल रहा होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो सेप्टम है ना इसकी ज्यादा हाइपरट्रोफी हो रही है, तो जब ये वाला हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरह, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब ये सेप्टम जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये इधर आ जाएगा ना, ऐसे ही है कि नहीं है, तो इसके रास्ते में आ जाएगा। इट मींस कि जब भी आपका हार्ट ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में आप देख सकते हो कि ये जो सेप्टम है वो रास्ते में आ रहा है, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बंदे की क्या हो गई है, मजीद बढ़ गई है। अब देखो ऑब्स्ट्रक्शन मजीद बढ़ गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से आगे कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट जब कम होती है तो हमारे ब्रेन को कम ब्लड मिलेगा, हमारी सारी बॉडी को कम ब्लड मिलेगा, ठीक है। अगर तो थोड़ी बहुत कार्डियक आउटपुट कम हुई है तो बंदे को क्या हो सकता है, दूसरा प्री सिंकपी, लाइट हेडेडनेस हो सकती है या डिजीनेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम होगी है, जब देखो कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ब्लड कम मिलेगा, तो बंदे की अचानक से डेथ भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि इसकी वजह से क्या है कि आप देखो फॉर एग्जांपल कार्डियक आउटपुट आपकी बहुत ज्यादा कम होगी है, जब इसकी कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम होगी तो आपको पता है कि इधर से आपकी एओर्टा से ही तो कोरोनरी आर्टरीज निकल रही होती हैं जिन्होंने आगे सप्लाई करना होता है हमारे हार्ट को, तो हमारे हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई कम मिलेगी ना, तो हार्ट को भी जब आपके ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो आपको पता है जब भी इस्कीमिया होता है तो एरिथमियाज के रिस्क बढ़ जाते हैं, ये बड़ी अच्छी हमने डिटेल से पढ़ा है। तो बंदे को वेंटिकुलर टैकिकार्डिया हो सकता है, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से अचानक क्या हो जाता है, डेथ हो सकती है इस बंदे की। तो आपको ये किस तरह एमसीक्यूज आएगा, आपको वो कहेगा कि एक एथलीट है और वो अचानक से खेल रहा था और उसकी क्या होगी, डेथ होगी। तो एथलीट की या किसी भी यंग पेशेंट की अचानक से डेथ हो जाना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली काज क्या आता है आपका, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, वो खेलना उसने क्यों कहा या एक्सरसाइज, उसमें यह है कि आपको पता है जब भी बंदा एक्सरसाइज करता है तो आपका जो हार्ट का रेट होता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों चीजें बढ़ जाती होती हैं। तो आप देखो जब भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो इधर से ऑब्स्ट्रक्शन मजीद बढ़ रही है, जब ऑब्स्ट्रक्शन मजीद, कार्डियक आउटपुट कम, कार्डियक आउटपुट कम, ब्रेन की तरफ गई तो बंदे को स्ट्रोक हो सकता है। अब मतलब कम ब्लड गया, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट की तरफ भी कम ब्लड आएगा तो बंदे को वेंटिकुलर टैकिकार्डिया फिब्रिलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये था हमारे पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में। लेकिन इसमें एक और एमसीक्यूज है, वो ये कि आपके जो फाइबर्स है ना, आपको पता है नॉर्मली दूसरा जो फाइबर्स है वो प्रॉपर एक दूसरा वे में अरेंज होके अरेंज थे, लेकिन इसमें जो मायो फाइबर्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होते। यही एमसीक्यूज आता है कि आपको क्या मिल जाएगा, मायोफिब्रिलर डिस एरे मिल जाएगा, मींस के वो प्रॉपरली अरेंज है। पहले मैं कहता हूं कि इस तरह लाइन में रेंज थे, अब मैं कहता हूं कि कोई इस तरह रेंज है, कोई इस तरह रेंज है, कोई इस तरह, कोई इस तरह, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक सीरीज में या पैरेलल प्रॉपरली अरेंज नहीं है, ठीक हो गया। खैर, तो ये था। अब अब आ गया कि पेशेंट को क्या हो रही थी, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसको मैं कह सकता हूं ना हाइपरट्रोफिक
हाइपरट्रॉफी की क्या वजह से क्या हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हुई, तो इसका दूसरा नाम क्या आ गया, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो ट्रैक था वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई, क्योंकि एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी थी। नॉर्मली क्या होता है कि सारे की हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ आपका जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसकी हाइपरट्रॉफिक हो रही है। अब देन इसके साथ और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जब आपके ये होगा ना, क्या कहते हैं, सेप्टम की हाइपरट्रॉफी होगी, तो आपको पता है इधर आपका कौन सा वॉल्व होता है, माइट्रल वॉल्व होता है। माइट्रल वॉल्व से इस तरह क्या आ रहे होते हैं, कोर्डियाई टेंडिनाई आ रहे होते हैं, एंड देन कोर्डियाई टेंडिनाई इस तरह करके अटैच होते हैं पेपरली मसल के साथ। ऐसे ही है कि नहीं है। अब देखो, जब इधर से तंग रास्ते से ज्यादा ब्लड में गुजरना है, तो ये वाला ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा। जब ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा तो इनके साथ टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता। जब इनके साथ टकराएगा तो वो इनको इधर खींच लेगा, इनको क्या करेगा, इधर खींच लेगा। तो जब देखो इनको इधर इसने खींच लिया, हमारे कोर्डियाई टेंडिनाई वगैरह को, हमारा जो माइट्रल वाल्व है इसकी कोर्डियाई टेंडिनाई को क्या किया, खींच लिया। तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन अब आप देख सकते हो कि मजीद बढ़ जाएगी। मींस कि जब ये चीज भी इधर आ जाएगी, एक इधर से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, एक इधर से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो जाहिर सी बात है इधर से हमारा जो ब्लड फ्लो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा होता है, सिस्टोलिक मींस कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उस वक्त क्या हो रही है, एंटीरियर मोशन हो रही है। ये आप देख सकते हो कि ये इस तरह एंटीरियरली मूव कर रहे हैं, किसकी, माइट्रल वॉल्व की। तो ये आपने देख लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। दो चीजों की वजह से हुई, एक सेप्टम की वजह से और एक किसकी वजह से, एंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल वॉल्व की वजह से। अब देखो इसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम क्या है, कार्डियक आउटपुट कम हुई, तो जाहिर सी बात है बंदे को क्या हो जाएगा, डिजनिया हो सकता है। एंड देन अगर कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो बंदे को क्या हो सकती है, सिंकपी। मींस के पेशेंट के जाहिर सी बात है ब्रेन को बहुत ज्यादा कम ब्लड मिल रहा है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, सिंकपी हो सकती है। मींस पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो ये था हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। और इसकी हमने काजेज देख ली, इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देख ली। ये तो पैथोलॉजिकल हमने देख लिया ना कि ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल कब हो सकती है। तो फिजियोलॉजिकल मींस के नॉर्मली कब हो सकती है, तो जब पेशेंट को क्या हो, क्रोनिक हाइपरटेंशन हो। तो जब क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है तो उस वक्त भी पेशेंट को क्या हो सकती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। वो मैंने आपको समझा दिया। जब हाइपरटेंशन होती है तो आपके हार्ट को जोर जोर से पंप करना पड़ता है, आगे पाइप तंग हुए पड़े हैं, जब वो जोर जोर से दूसरा पंप करता है तो उसके मसल्स पे स्ट्रेस बढ़ता है, तो उनकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। कौन सी हाइपरट्रॉफी, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। या बंदे को क्या हो, फ्रेडरिक एटेक्सिया हो। अब फ्रेडरिक एटेक्सिया का क्या मतलब है, ये वैसे हम सीएनएस में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें यह है कि बंदे का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती। ठीक है, मींस के वो कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, उसकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, या उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं उसको, हमारी जो मूवमेंट्स है उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इसमें पेशेंट का प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता अपनी मूवमेंट्स पे। तो अब पेशेंट इसमें हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा, एक तो उसकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हाथों पाओं की मूवमेंट्स की, आंखों वगैरह की मूवमेंट्स की। देन सेकंड उसको क्या हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ये बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सीएनएस का। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, एक सीएनएस वाली प्रॉब्लम्स के साथ, और साथ में किसके साथ प्रेजेंट करेगा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ। अच्छा जी, इसमें एक तो पेशेंट को मसल वीकनेस होगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, उसका लॉस ऑफ बैलेंस होगा। वो प्रॉपरली आपका जो बैलेंस है हमारी बॉडी का, वो सारी बैलेंस कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीजों के साथ, तो ये सारी आ गई काजेज किसकी, हमारी हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी की। लेकिन इसमें कुछ और भी एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज क्या है कि आपकी जो म्यूटेशन आ रही है, जीन्स की जो म्यूटेशन आ रही है, वो किस में आ रही है, वो आ रही है आपकी सार्कोमेरिक प्रोटीन्स। कौन कौन सी सार्कोमेरिक प्रोटीन्स, ये एमसीक्यूज है। एक तो आपकी मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी, और बीटा मायोसिन हैवी चेन। उधर किसकी आ रही थी, उधर आ रही थी हमारी टाइटिन की आ रही थी, लेकिन इधर किसकी आ रही है, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी और बीटा मायोसिन हैवी चेन की म्यूटेशन हो रही है। तो इसकी वजह से खैर जो प्रॉब्लम आ रही थी, सारी हाइपरट्रॉफी वगैरह हो रही थी। अच्छा, इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, सिंकपी, अचानक से बेहोश। कब बेहोश होगा, जब वो एक्सरसाइज करेगा। ऐसे ही है कि नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकती है, सडन डेथ। सडन डेथ उसकी क्यों होगी, वेंटिकुलर एरिदमियाज, टैकिकार्डिया हो सकता है, फिब्रिलेशन हो सकती है। तो यही आपको हिस्ट्री में आएगा, यंग एथलीट आएगा आपको हिस्ट्री में, या कोई भी यंग पेशेंट जिसकी अचानक से मौत होगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब भी आपकी लेफ्ट वेंटिकल की वॉल थिक हो रही थी, ठीक है, तो उस वक्त आपको एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा था। कौन सा हार्ट साउंड सुनाई दे रहा था, S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है। जब भी आपकी
लेफ्ट वेंटिकल की वॉल थिक होती है, तो उस वक्त आपको कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देता है? जब आपके इधर आके ब्लड लगेगा ना इसकी वॉल के साथ, थिक वॉल्स के साथ, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, कौन सा? S4 साउंड। S4 साउंड कौन सा होता है? प्री सिस्टोलिक साउंड होता है। मीन्स के जो हमारी लेफ्ट वेंटिकल के कॉन्ट्रेक्शन से पहले ये साउंड आता था, ये खैर हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आपको क्या मिल सकता है? S4 हार्ट साउंड, ये अब आप डायग्नोज कर रहे हो। और क्या मिल सकते हैं आपको? सिस्टोलिक मरमर्स मिल सकते हैं। सिस्टोलिक मरमर्स क्यों? क्योंकि देखो इधर भी तो रास्ता तंग सा हुआ पड़ा है ना, जब इधर से फॉर एग्जांपल ब्लड जा रहा है आपका ये एओर्टा से, तो इधर ये आप देख सकते हो कि ये एक तंग रास्ते से उसे गुजरना पड़ रहा है। तो आपको क्या मिल सकता है? सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर मिल सकता है। मीन्स के जब सिस्टली होगी तो आपको जिस तरह का एओर्टिक स्टेनोसिस में मरमर मिलता था ना, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, ओ एओर्टिक स्टेनोसिस में भी क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आपका जो एओर्टा है वो तंग हो रहा था, लेकिन इधर समझो एओर्टा से नीचे तंगी हो रही है, सब एओर्टिक स्टेनोसिस हो रही है। ऐसे ही है कि नहीं है? तो आपको वही सेम उसी तरह का मरमर मिल सकता है। कौन सा? सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर है या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मरमर है? तो ये मैंने आप लोगों को मैन्यूवर्स पढ़ाए थे। मैन्यूवर्स में हमने देखा था कि ये जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मरमर था ये इंक्रीज हो जाता था। कब इंक्रीज होता था? वो सारी चीजें जो क्या करेंगी? डिक्रीज करेंगी साइज को। किसके साइज को? हमारे लेफ्ट वेंटिकल के साइज को। वो क्या करवा देंगी? इंक्रीज करवा देंगी मरमर को। किसके मरमर को? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, आप देखो कि इसका साइज मजीद डिक्रीज हो गया। हमारा जो लेफ्ट वेंटिकल है इसका साइज क्या हुआ? मजीद डिक्रीज हो गया। तो जब देखो मजीद डिक्रीज होगा, इट मीन्स कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये मजीद वर्स हो जाएगी। तो रास्ता मजीद तंग, तो आवाज ज्यादा। तो ये क्या करेंगी? हमारे मरमर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करवा देंगी। अब कौन सी चीजें जो हैं वो हमारे लेफ्ट वेंटिकल के साइज को क्या कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं। तो उसमें आ जाता है आपका वेलसल्वा मैन्यूवर आ जाता है, जिसमें आपका क्या होता है? प्री लोड कम होता है, हमारे हार्ट की तरफ ब्लड आता ही कम है। ठीक है, या बंदा स्टैंड करेगा, आपको पता है जब आप खड़े होते हो तो आपका ब्लड कहाँ पे? टांगों की तरफ ज्यादा जाता है। तो इस वजह से ये दोनों चीजें क्या करवाएंगी? हार्ट की मरमर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगी। देन कौन सी चीजें आपके लेफ्ट वेंटिकल की कैविटी साइज को इंक्रीज करवा रही थी? ठीक है, तो आपको पता है जो भी चीज आपके लेफ्ट वेंटिकल की तरफ ब्लड को बढ़ाएगी, जो भी चीज आपके लेफ्ट वेंटिकल की तरफ ब्लड को बढ़ाएगी, तो वो इसको क्या करवा देगी? डायलेट करवा देगी। जब देखो ये डायलेट होगा तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो कौन सी चीजें हैं? उसमें आ जाता है आपका पैसिव लेग रेज। ठीक है, जब आपने पेशेंट की टांगे उठाई तो क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वापस आपके हार्ट की तरफ आया। मींस कि आपके लेफ्ट वेंटिकल में ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा। ठीक है, या बंदे ने क्या किया दूसरा? पुशअप्स नहीं, स्क्वेटिंग की। मींस के उठक बैठक की। तो आपको पता है जब आप उठक बैठक करते हो तो आपके टांगों के मसल्स के दरमियान में जो वेन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपका वेनस टर्न बढ़ जाएगा। मींस के आपके हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड आएगा। आपके हार्ट की तरफ ब्लड ज्यादा, मींस कि इसका साइज ज्यादा, साइज ज्यादा, तो मरमर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एओर्टिक स्टेनोसिस के मरमर को। कहां से? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के मरमर से। इस तरह आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। उसका उल्ट होगा, जो मरमर का सीन है ना वो सारा क्या होगा? इससे उल्ट होगा। ये खैर हमने मैन्यूवर्स में पढ़ा था। अच्छा, अब और क्या हो सकता है? पेशेंट को माइट्रल रीगर्गिटेशन हो सकती है। तो वही आपको पता है कि जब इसकी हाइपरट्रोफी हुई पड़ी है तो आपका जो माइट्रल वाल्व है प्रॉपरली क्लोज नहीं कर सकेगा। जब आपका माइट्रल वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं कर सकता तो बंदे को क्या हो सकता है? माइट्रल रीगर्गिटेशन हो सकती है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी तो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे ही है कि नहीं है? तो मींस कि हमें वो ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करें? डिक्रीज कर दें। ऐसे ही है, तो हम वही ड्रग्स देंगे। फॉर एग्जांपल आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। आपके नॉन डाई हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्रोकर हैं, इसमें वेरापाइमल आ जाता है। ठीक है, डेल्टाइजम आ जाता है। ये दोनों क्या करेंगे? हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, आपको पता है कैल्शियम लाजमी होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब कैल्शियम सेल के अंदर आएगी नहीं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहां से होगी? ऐसे ही है कि नहीं है? तो ये इस चैनल को ब्लॉक कर देते होते हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। ये हमने खैर फार्मा में डिटेल से पढ़ना है। तो वही आपने ड्रग्स देनी है। देन आपको पता है किसका रिस्क बढ़ रहा था? वेंटिकुलर एरिथमिया का। तो इसको हम कैसे ठीक करते होते थे? एक डिवाइस लगा देते होते थे। कौन सी डिवाइस? इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। जो क्या कर देगा? ये जो फिब्रिलेशन होती हैं बंदे को शॉक देता है, शॉक देता है तो देन नॉर्मल साइनस रिदम स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल आपका हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ज्यादा इनका रिस्क हो वेंटिकुलर एरिथमियाज का तो आपने क्या करना है? उस पेशेंट को लगा देना है आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। और कौन सी ड्रग आपको अवॉइड करनी चाहिए? कौन सी ड्रग? वो ड्रग्स जो आपके लेफ्ट वेंटिकल के साइज को क्या करेंगी? कम करेंगी। तो या आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं?
मीन्स के जो भी ड्रग्स आपकी प्री लोड को कम कर देंगी, मीन्स के जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होता था उसको कम कर देंगी। तो उसमें कौन कौन सी आ जाती है? डायूरेटिक्स, आपको पता है ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का लॉस करवाती होती है, ठीक है, यूरिन में। देन आ गई वेजोडाइलेटर्स, तो आपको पता है वो वेन्स में ज्यादा ब्लड को रखेंगी, जबकि हार्ट की तरफ कम ब्लड आएगा। तो ये दोनों क्या करवा सकती हैं? डायूरेटिक्स और वेजोडाइलेटर्स बंदे की उस कंडीशन को वर्स करवा सकती हैं। तो आपने इनको ये वाली ड्रग्स नहीं देनी, वो ड्रग्स देनी है जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी को थोड़ा सा कम करें, ताकि जो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो, कम हो, उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें क्या हो रही थी? कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हो रही थी, साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और ये जो हाइपरट्रोफी थी ये कैसी थी? ये दूसरा नॉर्मल नहीं थी, ये सेप्टल हाइपरट्रोफी ज्यादा हो रही थी। मींस के इसके लिए उसने टर्म क्या यूज की? एसिमेट्रिक। क्या होगी? मतलब प्रॉपर सिमेट्रिकल नहीं, ठीक है, सिर्फ एसिमेट्रिक हाइपरट्रोफी होगी। तो आपको पता है सेप्टम आ रहा था रास्ते में, हमारा जो ब्लड है वो जा नहीं सक रहा था, कहाँ से? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और उसकी वजह से सिंकपी हो रही थी, या आगे हार्ट को जब कम ब्लड मिल रहा था तो वेंट्रिकुलर शिफ्ट एरिथमियाज के रिस्क बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से बंदा मर रहा था। और बंदा क्या होगा? जवान होगा, खेल रहा होगा, अचानक से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये क्या आते हैं? 60 to 70% ऑफ केसेज आर फेमिलियल। फेमिलियल का क्या मतलब होता है? फैमिली हिस्ट्री में होगा उसका ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। देन क्या आ गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब होता था? सिर्फ आपको एक जीन चाहिए होता है डिफेक्टिव, चाहे वो माँ से आ जाए चाहे वो फादर से आ जाए। तो ये आ गया आपके पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का। देन आगे चलते हैं। आगे आगे थर्ड